तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों क्वेश्चंस में मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और जहां मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे सोचना ही नहीं कि किस टाइप की है, एक ही हो सकती है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज क्या आती है ना, जो बच्चों को डाउट होता है, जैसे इक्वेशन आप देखोगे तो आपको डाउट होता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो 2 टाइप की है, कौन सी वाली है ये? ठीक है, ये वाली जो है वो कौन से वाली है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आऊं? ठीक है, तो इसका आइडिया लगाने का एक छोटा सा तरीका है, सिंपल सा आप देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहां पे एक्स वाली टर्म 1, 2 और 3 टर्म जो है वो टोटल एक्स वाली टर्म्स है, सिर्फ एक वाई मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये अंडरस्टूड होना जाना चाहिए कि ये जो है मेरी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। क्यों भाई? सिर्फ एक y है सर, और p और q, मतलब बाकी जो भी चीजें लिखी हुई है, इस dy बाई डी एक्स को छोड़ दूं या y को छोड़ दूं तो वो सारे फंक्शन ऑफ x है। तो इसका मतलब ये 100% इसी फॉर्म में आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स y की फॉर्म में है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे इक्वेशन जो है आपकी कौन सी बनने वाली है, ये dx बाय dy वाली बनने वाली है। ठीक है, प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पे p और q किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शन होंगे। तो एक आइडिया लगाने का तरीका सिंपल सा। ठीक है, सो अब देखो मैंने फर्स्ट वाली बताया कि आपको ये इस फॉर्म में होगी, तो अंडरस्टूड। देखो अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है मेरी जब आपको ये समझ में आ गया। तो यहां पे लिखा हुआ है dx बाय dy, मुझे चाहिए dy बाय dx, इसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो काम बन जाएगा सर? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको मैं उठा के ले जाता हूं उस तरफ, तो इंप्लाइज दैट मैं ये बोल देता हूं dy बाय dx। ठीक है, उधर जाएगा तो इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, उधर जाके उल्टा हो जाएगा तो dy बाय dx आ जाएगा। देखो मैंने ये इधर लेके गया, मैंने लिख इधर दिया, कोई बात नहीं, इक्वल टू। बाकी आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे पास है सर e रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय रूट एक्स। अब इस टर्म को उठाइए और इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा आपका इंप्लाइज दैट dy बाय dx, और ये प्लस y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स, मैं इस टर्म को लेके आया इधर, इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ गई है? सर dy बाय dx है, बिल्कुल है सर, प्लस y के साथ फंक्शन ऑफ x है, 1 बाय रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब p की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है आपको? 1 बाय रूट एक्स। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपकी q की है, बट इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या होगा? आप बोलोगे सर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब 1 बाय रूट एक्स और साथ में लगा दो dx, बस काम खत्म। e रेज टू पावर 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो। 1 बाय रूट एक्स का मतलब है ये x रेज टू पावर माइनस, आप बोल सकते हो मैं ऊपर आके, यस। तो क्या करोगे, x रेज टू पावर n वाला फॉर्म लगा दो, प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर x रेज टू पावर हाफ मतलब रूट डिवाइड बाय 1 बाय 2 मतलब 2। तो e रेज टू पावर 2 रूट x इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया कि ये जो बनने वाली है ये इस फॉर्म वाली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे चाहिए dx बाय dy, क्या ऑलरेडी है? नहीं है सर, ये करना पड़ेगा। सबसे पहले इस टर्म को उधर ले जाओ या फिर इस टर्म को उधर ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को चलो मैं यहीं रखता हूं, इज इक्वल टू इन सबको उधर लेके जाता हूं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 2xy माइनस कॉस वाई, साथ में आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है, मुझे चाहिए dx बाय dy क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये dx बाय dy वाली फॉर्म है। इसको ले आओ इधर, तो ये इधर आएगा जब ये हो जाएगा dx बाय dy, साथ में इसके क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको यहां लिख दो या बाद में लिख दो, दैट्स योर चॉइस, इज इक्वल टू, चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये माइनस 2xy हो जाएगा और ये प्लस का cos y हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब एक चीज तो मुझे चाहिए कि dx बाय dy हो गया। अब x के साथ ये वाले टर्म देखो, इस टर्म को उठा के लेके आओ इधर, तो ये जब इधर आएगी तो यहां पे साइन आ जाएगा प्लस का, यहां पे हो जाएगा इक्वल टू cos y, पहली चीज ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, dx बाय dy था x के साथ फंक्शन ऑफ y, मतलब 2xy को अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज 2y इंटू x, फंक्शन ऑफ y क्लियरली दिख रहा है। बट dx बाय dy के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर से आपको थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे, और यहाँ हो जाएगा इसके नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे dx बाय dy, और ये मैंने हटाई दिया यहाँ से, बस रेडी है। आपको निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है भाई, जो x के साथ है,
मतलब 2y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में लगा दीजिए dy। इंटीग्रेट करो। अब सिंपल सा देखो, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर दिखा हुआ है, तो ये तो मैंने समझाया आपको। इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपको मिल जाता है एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स, मतलब नीचे फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है उसका ऊपर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज सिंपली ln f ऑफ x। क्लियर? और प्लस में लगा दो c, बट यहां हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ln, नीचे वाला यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, e ln कैंसिल आउट, अभी समझाया था मैंने, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट। लेते हैं, मे भी आपने ट्राई किया हो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस वाई आपको दिख रहा है। ठीक है कौन सा मेथड लगाना चाहिए? सबसे पहले दिमाग आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही जाना चाहिए, बाकी कुछ सोचना नहीं होता है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड। भाई वेरिएबल एक है भाई, एक ही तो टर्म है सर, छोटी सी है, तो भाई 1 मार्क्स तो इसी के मिलेंगे। तो x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ कर दो। तो dy को मैं एज इट इज रखता हूं। अगर मैं इस टर्म को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू dx को मैं ले गया इधर, ये ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर y dy इज इक्वल टू dx। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? बिल्कुल सर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। 2 रेज टू पावर y का इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर y ही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, और साथ में आपका आएगा ln 2। साथ में आएगा कि नीचे? सर नीचे आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, ln 2। ठीक है, या log 2 टू द बेस e इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा x, साथ में लगा दीजिए कांस्टेंट टर्म। चाहो तो इसको उधर ले जाओ, तो 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू ये x ln 2 हो जाएगा, और प्लस में c के साथ क्या आ जाएगा, ln 2। अब ध्यान से देखो, c और ln 2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मर्ज करके मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं कि 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू x ln 2, और प्लस में मान लो मैंने कैपिटल C लिख दिया यहाँ पे, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। इजी है, क्लियर, होप शो समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। लास्ट वाला कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अगर 1-2 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाते तो वेरिएबल सेपरेबल से ही पूछे जाएंगे, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पूछेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2y। ठीक है, तो क्या करोगे, y वाले टर्म एक तरफ, x वाले एक तरफ। क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड मेथड है, तो dy को मैंने एज इट इज रखा, और ये इधर आएगा ई रेज टू पावर माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा dx। इसको ले जाओ ऊपर, तो ई रेज टू पावर 2y dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। ई रेज टू पावर 2y का ई रेज टू पावर 2y ही रहेगा सर, बस y के साथ 2 एक्स्ट्रा वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4, और साथ में क्या लग जाएगा सर, एक कांस्टेंट दैट इज c। इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख दो। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2, प्लस में हो जाएगा 2c। अब इस 2c को फिर से कैपिटल C करके लिख दो, दैट्स इट। आपको आंसर में कभी भी ऐसे कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट मिलता है तो वो एक मर्ज करके कांस्टेंट लिखेगा, तो उसमें घबराना नहीं, आपको भी हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस 2 को भी इधर उधर घुमा दो चाहे एक बार और। ठीक है, यानी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 यहाँ बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ 2 आगे 4, तो ये पूरे को हम लिख देंगे कैपिटल C या C1, जो भी आपका दिल करे वो लिख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर छोटे मोटी इधर उधर फॉर्म में मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले वाला भी आंसर ठीक था, ये भी आंसर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।